हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CL से सीकर। स्वागत है बेटा आपका लेक्चर नंबर 73 में। प्रीवियस लेक्चर में अपन ट्रांसपिरेशन के अंदर जो स्टोमेटल मूवमेंट है, रंध्रीय गति है, तो रंध्रीय गति, रंध्रों का खुलना बंद होना होता है, उसके लिए जो सबसे बेस्ट थ्योरी जो लेविट की संकल्पना और ABA थ्योरी अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन बात कि रंध्रीय गति को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक और कुछ छोटे मोटे पॉइंट वहाँ रहे थे, तो इनको बात कर लेते हैं। तो देखिए कि ट्रांसपिरेशन में एक पॉइंट आपका होता है स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी, रंध्रीय आवर्ती क्या होती है। तो पर्ण के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित रंध्रों की संख्या क्या कहलाती है? रंध्रीय आवर्ती। यस, तो बेटा आप जानते हो पर्ण की जो अधिचरम होती है, तो अधिचरमीय कोशिकाओं जो निकटवर्ती दो अधिचरमीय कोशिकाएं जब किडनी सैप होती है, फिर डंबल सैप होता है, तो रंध्र बनता है ना। तो पर्ण के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित रंध्रों की संख्या, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। फिर एक आपका पॉइंट होता है स्टोमेटल इंडेक्स, रंध्रीय सूचकांक। तो ये फॉर्मूला आपका होता है स्टोमेटल इंडेक्स SI है ना, बराबर S/S+E × 100। यहाँ E क्या है? एपिडर्मल सेल्स, अधिचरम कोशिकाएं कितनी हैं, बटा S क्या है? स्टोमेटा, रंध्र कितने हैं, तो रंध्र बटा रंध्र प्लस अधिचरमी कोशिकाएं × 100, ये आपका होता है स्टोमेटल इंडेक्स। यस, वैसे ओल्ड फॉर्मूला आपको मीन नहीं है ज़्यादा। अब देखो ना, वहाँ पर थोड़ा सा ये बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन का महत्व है। तो देखिए बेटा कि पादपों में एक से अधिक उद्देश्य के लिए कार्य करता है, मतलब कई कार्य संपन्न कराता। तभी तो अपन ने, कर्टिस ने और स्टीवार्ड ने कहा था कि भाई ये एक आवश्यक बुराई है, अनिवार्य बुराई है। यस बेटा। और फिर अपन ने कहा था कि कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव, इवेपोरेटिव कूलिंग, कि जब वाष्प उड़ती है तो वहाँ पादप की सतह पर ठंडक आती है, यानी पत्ती की सतहों को शीतल करता है ना। और कभी कभी तो पादप काय के तापमान को 10 से 15 डिग्री कम करके नियत करता है, 10 से 15 डिग्री कम। तो पादपों को तापमान, बहुत ज्यादा तापमान के कुप्रभाव से बचाता है। यस, जल अवशोषण तथा रसारोहण में सहायक, पहले तो वाटर के एब्जॉर्प्शन में, अभी अपन नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ेंगे, और एसेंट ऑफ सैप, रस के आरोहण में, जड़ के जालम से पत्ती के जालम तक रस के आरोहण में, क्योंकि ये क्या उत्पन्न करता है? ट्रांसपिरेशन पुल, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो पत्ती पे जब लगातार जल की हानि होती है तो जाइलम स्तंभ में एक खिंचाव बल पैदा होता है, तो वो रस के आरोहण में भी और नीचे निष्क्रिय जल अवशोषण में भी सहायता करेगा, भी अपन आगे पढ़ेंगे। और अवशोषित खनिज पोषकों का पादप शरीर में वितरण, अवशोषित खनिजों का पौधे के विभिन्न भागों में वितरण में सहायक है। तुम जानते हो जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो साथ साथ में गैसीय विनिमय भी होता है, CO2 O2 का आदान प्रदान। यस, तो ये गैसीय आदान प्रदान में यांत्रिक उत्तक तथा मूलतंत्र का अच्छा विकास करता है। ये जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही यांत्रिक उत्तक ज्यादा विकसित होंगे। और नुकसान क्या है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण में कमी या अपाशित वृद्धि, क्योंकि बेटा देखो आपको एक टॉपिक वहां दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन एक समझौता। यस बेटा, तो वहां क्या कह रखा है? देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सक्रियता से प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादपों को, जो बहुत सक्रिय रूप से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो सक्रियता से प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादपों को जल व खनिजों की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। और वाष्पोत्सर्जन जल तथा खनिजों के अवशोषण और स्थानांतरण के लिए खिंचाव पैदा करेगा। जल और खनिज अवशोषण और उनके स्थानांतरण के लिए क्या पैदा करेगा? खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी उपलब्ध कराता है, लेकिन फिर ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो वहां जल की कमी होती है, और जल की कमी होती है तो फिर प्रकाश संश्लेषण में हो सकता है कमी आए और अपाशित वृद्धि हो। बात को समझ रहे हो? इसलिए ज्यादा हानि नहीं होनी चाहिए। बात को समझ रहे हैं? फिर देखो प्रकाश संश्लेषण की दर जल की उपलब्ध मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है। अगर आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की दर जल की उपलब्ध मात्रा के द्वारा नियंत्रित होती है, यदि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की ज्यादा हानि हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण कम होगा, क्योंकि उपलब्ध जल कम रहेगा। बात को समझे? इसलिए अपन कहते हैं पृथ्वी पर आगे अपन जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो पादपों की दो कैटेगरी आपके पास में आएगी, एक तो C4 प्लांट और एक C3 प्लांट। तो C4 प्लांट ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी क्रियाविधि विकसित कर लेते हैं। C4 प्लांट जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि C4 प्लांट प्रकाश संश्लेषित तंत्र का विकास संभवतः इस प्रकार कर लेते हैं कि CO2 उपलब्धता को अधिकतम, जबकि जल हानि को न्यूनतम करने की एक युक्ति होती है।
CO2 उपलब्धता तो अधिकतम और जल हानि को न्यूनतम करने की एक युक्ति होती है। तो जो C4 प्लांट होते हैं जैसे मक्का है, मतलब गन्ना है, तो C4 प्लांट C3 चावल गेहूं की तुलना में जल का उपयोग अधिक दक्षता से करते हैं और CO2 की समान मात्रा को वो C4 पादप C3 पादपों की तुलना में केवल जल की आधी मात्रा ही खर्च करते हैं। समान CO2 स्थिरीकरण के लिए जल की आधी मात्रा ही। इसलिए जो गर्म शुष्क स्थान होते हैं, मरुस्थलीय होते हैं, जहां जल की कमी होती है, वहां ज्यादा अडेप्टेड कौन होते हैं, ज्यादा अनुकूलित कौन होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोजन होता है, रियली में वाष्पोत्सर्जन होता है बेटा, तो आपको पता है कि भी वाष्पोजन और प्रकाश संश्लेषण रंध्रों के खुलने के कारण एक साथ होता है, तो साथ साथ में क्या होता है, गैसीय विनिमय भी होता है और जलवाष्प भी निकलती है। गैसीय विनिमय भी होता है, जलवाष्प भी निकलती है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि भाई वाष्प उत्सर्जन ही प्रकाश संश्लेषण को जल उपलब्ध कराएगा और वाष्प प्रकाश संश्लेषण की दर को जल की उपलब्धता नियंत्रित करती है। लेकिन कभी कभी वाष्पोत्सर्जन में जल की अगर अधिक हानि हो जाए और जल कम उपलब्ध हो तो फिर प्रकाश संश्लेषण में क्या जाएगी, कमी। बात को समझे। और C4 प्लांट ज्यादा अडेप्टेड है इसके लिए। बात को समझ रहे हैं। तो ये कुछ बातें, कुछ पॉइंट मैंने बता दिए। अब देखो बेटा, मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पर अपन जाएंगे। लंबी दूरी का प्रभाव मैं आपको बता रहा था, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ये ट्रांसपिरेशन सहायक होगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्लांट सोयल वाटर, यानी मृदा में जल क्या है, पादप कौन से जल को लेते हैं। फिर मृदा से जल अवशोषित होकर जड़ के जाइलम तक, तो उसको आप जल अवशोषण कहते हैं, वो कैसे होता है, कौन कौन से मार्गों का वो अनुसरण करता है। और उसके बाद अपन बात रही जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक, एसेंट ऑफ सैप, रस का आरोहण, यानी जाइलम स्थानांतरण, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आप देखिएगा। यस बेटा, हाँ तो बेटा आप देखिए, आप अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और वो आपका टॉपिक है प्लांट सोयल वाटर रिलेशन। प्लांट सोयल वाटर रिलेशन यानी बेटा देखो कि अब अपन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, और अपन ने कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ये विसरण और प्रासरण या सक्रिय परिवहन उतने सहायक नहीं हो सकते। मतलब ये सहायक हो सकते हैं, इनके द्वारा केवल लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ सामूहिक प्रवाह ही होगा। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे पहले बेटा कि जैसे पादप मृदा से जल को कैसे अवशोषित करते हैं, तो मृदा में कौन सा उपलब्ध जल है जो पादपों को प्राप्त होता है, और किस कारण से अपन बात करें कि वो मृदा विलयन से जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। तो मृदा विलयन से लेकर जड़ के जाइलम तक पहुंचने को तो आप जलावशोषण कहते हो, और वो कितने प्रकार का होता है, जलावशोषण। उसके बाद जब जड़ के जाइलम में आ गया, तो उसके बाद जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक वो लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे 100 मीटर की ऊंचाई क्यों ना हो, आपका एसेंट ऑफ सैप, रस का आरोहण होगा। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे बेटा प्लांट सोयल वाटर रिलेशन। तो इसे आप कहेंगे बेटा कि पादप मृदा जल संबंध। यस, अब देखिएगा कि प्लांट सोयल वाटर रिलेशन क्या होता है, पादप मृदा जल संबंध क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा अपन एक बात कहते हैं यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि भाई मृदा में उपलब्ध कुल जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, या पौधों के लिए उपयोगी भी नहीं होता है। अपन कहें तो अपन कहेंगे बेटा कि मृदा में उपस्थित कुल जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि बेटा मृदा में कितने प्रकार का जल होता है, और कौन सा जल पौधों के लिए काम का होता है, कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे। अपन यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं बेटा, एक टेबल की बात करते हैं। तो देखिए नॉर्मली यहाँ पर देखिए बेटा अपन फर्स्ट लेंगे, तो फर्स्ट आपका जो होगा वो आपका होगा केमिकली कंबाइंड वाटर। केमिकली कंबाइंड वाटर,
यानी बेटा CCW। यस। अब ये जो केमिकली कंबाइंड वाटर होता है बेटा, रासायनिक बंधित जल, जैसे आप कहते हो कि मृदा में कई सारे लवण हैं, खनिज हैं, तो जल उनसे क्रिया करके यौगिक अणु या यौगिक बना लेते हैं, तो वो आपका होता है रासायनिक बंधित जल। यस। और आप समझ सकते हैं बेटा कि ये पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, तो ये आपने क्रॉस लगा दिया। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बात करूं, यहाँ क्रॉस लगा दिया आपने, क्योंकि ये जो वाटर है ये आप जानते बेटा कि जैसे इन रसायनों से क्रिया करके यौगिक बना लेगा, यौगिक बना लेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने बात करूं, MgSO4.7H2O, यस, या जैसे CuSO4.5H2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ते हैं, और ये इनसे ऐसे यौगिक बन जाते हैं, तो वो जल उपलब्ध नहीं होता, लेकिन मृदा में तो है वो, तो रासायनिक बंधित जल हो गया, रासायनिक बंधित जल हो गया। यस बेटा। सेकंड देखिएगा, दूसरा आपका अपन कहते हैं कि जैसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया आर्द्रता ग्राही जल, है ना बेटा, HW। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर यानी आर्द्रता ग्राही जल। और जो बेटा आर्द्रता ग्राही जल भी मतलब पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि देखो बेटा कि ये जो जल होता है, ये आर्द्रता ग्राही जल, ये आर्द्रता ग्राही जल भी क्या पौधों को उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि ये जल इनकी मिट्टी के कणों की सतह के ऊपर, केवल सतह के ऊपर पतली फिल्म, ऐसे पतली फिल्म के रूप में, पतली परत के रूप में पाया जाता है। तो आप कहोगे कि यह मिट्टी के कणों पर पतली परत बनाता है। यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि भाई ये मिट्टी के कणों पर जल की पतली परत, जल की पतली परत या पतली परत बनाता है, तो पृष्ठ तनाव होता है, उससे पौधे मतलब ये नहीं आ सकता। यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका हो गया क्या, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यस। थर्ड देखिएगा बेटा, ये भी पौधों के लिए काम का नहीं है। अब थर्ड आपका होता है कैपिलरी, कैपिलरी वाटर, ओनली आपका CW, कैपिलरी वाटर मतलब केशिकात्व जल, केशिकात्व जल। तो देखो बहुत अच्छी बात बताऊंगा यहाँ पर कि पौधों के लिए जो काम का जल होता है वो केशिकात्व जल ही होता है, पौधे इसी को लेते हैं, केशिकात्व जल को ही। तो केशिकात्व जल क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण, मिट्टी के कणों के बीच जो गर्त होते हैं, गर्त। यस। तो मिट्टी के कणों के बीच जो गर्त होते हैं, छोटे छोटे गर्त, उन छोटे छोटे गर्तों के अंदर या गर्तों में उपस्थित ये जल होता है। यस बेटा। तो अपन कहेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कि मिट्टी के कणों के बीच, मिट्टी के छोटे छोटे गर्तों में उपस्थित जल, तो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित छोटे छोटे गर्तों में उपस्थित जल, तो वो आपका होता है कैपिलरी वाटर। क्या होता है बेटा, कैपिलरी वाटर। यस, बात को समझ रहे हैं। इसके बाद में देखो कि जो चौथा जल का टाइप होता है उसको अपन कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर आपका होता है GW, गुरुत्वीय जल। अब तुम जानते हो बेटा कि ये तो ऊपरी सीमा में रहेगा ही नहीं, ये जल तो, ये जल तो आप जानते हैं कि बहुत ही मिट्टी को छोड़ के, मिट्टी की ऊपरी सीमा को छोड़ के, और ये जल तो बहुत ही गहराई पे चला जाएगा, गहराई पे चला जाएगा, वाटर टेबल यानी जो नीचे पत्थरों तक गहराई पे चला जाएगा। ये तो पौधों के लिए वैसे ही उपलब्ध नहीं होता है। यस।
बहुत ही गहरा जड़तंत्र जिनका हो, जो मरुद्भिद और बहुत गहरे जड़तंत्र उनको उपलब्ध होता है। ये तो वैसे ही उपलब्ध नहीं हो रहा है ग्रेविटेशनल वाटर। बात को समझ रहे हैं? तो ये बात आपकी होगी। तो पौधे कौन से जल को प्राप्त करते हैं? केशिकात्व जल को। अब देखो बेटा कि ये जो जल है ये केमिकली कंबाइंड वाटर, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर, ये मृदा की ऊपरी सीमा में है। ऊपरी सीमा में तो ये आपके आते हैं धारण क्षमता, यानी कितने जल को धारित कर सकती है मृदा, तो ये तो धारण क्षमता में आएंगे। लेकिन इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे धारण क्षमता में, क्योंकि ये तो मिट्टी को छोड़कर बहुत गहराई पर भूगर्भ में गहरी परतों में चला गया। जहाँ नीचे पत्थर है वहां पर गहराई पे चला गया गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो मतलब गुरुत्वीय प्रभाव से अत्यधिक गहराई पे चला गया, गुरुत्वीय प्रभाव से अत्यधिक गहराई पे चला गया ये जल। सही बेटा। अब देखिएगा मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि देखो लेकिन फिर भी अपन ऐसे कहते हैं कि भाई मिट्टी में उपस्थित कुल जल, जो कुल जल की मात्रा होती है, हालांकि ये धारण क्षमता में नहीं आएगा लेकिन बहुत गहराई पे, लेकिन जो मिट्टी में उपस्थित कुल जल की मात्रा अपन ने बोली, यहां पर धारण क्षमता नहीं बोली, तो मिट्टी में उपस्थित कुल जल की मात्रा क्या कहलाती है? होलार्ड। होलार्ड कहते हैं अपन इसको। यस बेटा। अब वह जल जो पौधों के लिए अनुपलब्ध है, पौधों के लिए क्या है बेटा? अनुपलब्ध। है ना बेटा? यानी आप जानते हो कि अनुपलब्ध है, पौधों के लिए अनुपलब्ध है, अनअवेलेबल है, वो आपका क्या कहलाएगा? ई कार्ड। क्या कहलाएगा अभी? ई कार्ड। और जो उपलब्ध है तो वो क्या हो जाएगा फिर? होलार्ड माइनस ई कार्ड, जो अनुपलब्ध है, तो बराबर क्या हो जाएगा? केसार्ड। केसार्ड। तो ये जो केसार्ड है, केसार्ड, ये बेटा प्रमात्र की पौधों के लिए उपलब्ध जल है। उपलब्ध जल, यानी इसी को तो अपन क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर मतलब केशिकात्व जल। ये आपका कैपिलरी वाटर है, केशिकात्व जल। सही। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सोइल में वाटर क्या होता है। अब देखिए बेटा अपन कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि रियल में धारण क्षमता, ये जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, धारण क्षमता होती है, ये क्या होती है, और विल्टिंग पॉइंट एंड मलानता बिंदु ये क्या होते हैं, ताकि आपको सारी बातें एक बार के लिए समझ में आ जाएगी। तो ये बातें तो आप सारे समझ गए हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिएगा कि मैं आगे आपको कुछ परिभाषाएं यहां पर लिखाता हूं, और वो परिभाषाएं क्या हैं नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो बेटा कि वहां इकोलॉजी के अंदर 12th में लिख रखा है कि भी मृदा का जो संगठन होता है, मिनरल कंपोजिशन, और ये सभी मृदा में उपलब्ध जल, ये सब वहां की वनस्पति कैसे इसको निर्धारित करेंगे, और मृदा का संगठन ही ये प्रदर्शित करता है, और कणों की साइज क्या है। तो देखो वहां 2 गुण पढ़े थे कि एक आदर्श मृदा होती है, उसमें होल्ड कैपेसिटी, वाटर होल्ड कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, और प्रकोलेशन, वातन, मिट्टी के कणों के बीच वायुवन, एयरिंग मतलब स्पेस, है ना। तो तभी अपन ट्रैक्टर चलाते हैं वातन करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही उच्च होने चाहिए, दोनों ही बैलेंस होने चाहिए, दोनों उच्च होने चाहिए, लेकिन दोनों बैलेंस में, दोनों अपन बात बेटा की संतुलित होने चाहिए, दोनों की मात्राएं। वाटर होल्ड कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, और परकोलेशन मतलब अंदर वातन, मिट्टी के कणों के बीच गर्त तभी बनेंगे जब वायुवन होगा, तभी जलोशोषण अच्छा होगा। बात को समझ रहे हैं।
तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे जो बालू होती है ना, बहुत मोटे मोटे कण होते हैं, तो उसमें वातन तो अच्छा है लेकिन जल धारण क्षमता नहीं है। और जो एकदम चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर जल धारण क्षमता तो बहुत ज्यादा है लेकिन वातन नहीं है। बात को समझ रहे हैं? तो पहली बात तो देखो बेटा, अपन ये यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ते हैं कि धारण क्षमता क्या होती है, यानी जल धारण क्षमता। तो धारण क्षमता क्या होती है, इसको अपन कहेंगे होल्डिंग कैपेसिटी। होल्डिंग कैपेसिटी। तो आप समझ सकते हैं कि भी कितने जल को मृदा धारित कर सकती है। तो अपन पूरी कैपेसिटी का पता लगाएं कि धारण क्षमता है क्या। तो देखिए बेटा, अपन क्या कहेंगे कि धारण क्षमता क्या है, मृदा में उपस्थित जल की ऊपरी सीमा, मृदा में उपस्थित जल की ऊपरी सीमा, जिससे अगर अधिक जल हो जाए तो मृदा जलाक्रांत, वाटर लॉग्ड, दलदल बन जाएगा। यस बेटा, तो ध्यान दीजिए, अपन कहते हैं कि मृदा में उपस्थित जल की ऊपरी सीमा, जिससे यानी लास्ट ऊपर की वैल्यू, तो मृदा में उपस्थित जल की ऊपरी सीमा जिससे अधिक जल होने पर, या अधिक मात्रा में जल के होने पर, यहां पर कि अधिक मात्रा में जल के होने पर मृदा जलाक्रांत बेटा वाटर लॉग्ड हो जाती है। जलाक्रांत हो जाती है ना। क्या कहलाती है? धारण क्षमता कहलाती है। दिमाग लगाओ कि नॉर्मल अपनी खेती है, कृषि की मृदा है, अपन सिंचाई करते हैं, इरिगेशन फव्वारे से करते हैं, या फिर वर्षा होती है, नॉर्मल इरिगेशन होता है, तो आराम से मिट्टी उस जल को धारित करती रहती है क्योंकि उसकी धारण क्षमता है। यस, लेकिन मान लो कहीं पाइप खुल जाए, फिर ज्यादा ही पानी हो जाए, तो फिर आप जानते हो कि वहां दलदली अवस्था बन जाती है, वाटर लॉक्ड, जलाक्रांत स्थिति बन जाती है। यस बेटा, वाटर लॉक्ड। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल या लिमिट, जिसको जितनी सीमा तक जल को धारित कर सकती है, उससे अगर ज्यादा हो जाए थोड़ा सा भी, तो फिर जलाक्रांत हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है? धारण क्षमता। और अपन एक नोट लिखते हैं कि भी आदर्श कृषि मृदा, जो आइडियल एग्रीकल्चर सोयल है, तो आदर्श कृषि मृदा की धारण क्षमता, जो होल्डिंग कैपेसिटी है, धारण क्षमता उच्च होनी चाहिए, है ना। और मैंने भी बताया था ना कि होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन भी साथ में, दोनों संतुलित, बैलेंस और उच्च होने चाहिए, तो वो सबसे उपजाऊ मृदा होगी और पौधों को उपलब्ध जल अच्छे से मिलेगा। तो ये आपकी होती है धारण क्षमता। फिर आपका देखो एक पॉइंट होता है विल्टिंग पॉइंट, मलानता बिंदु। क्या होता है विल्टिंग पॉइंट? तो बेटा देखो, विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मलानता बिंदु। ये विल्टिंग पॉइंट बेटा आप अच्छे जानते हो कि न्यूनतम से न्यूनतम वो मात्रा जो मृदा में होनी चाहिए, वरना पौधे की वृद्धि रुक जाएगी या मुरझा जाएगा। बात को समझ रहे हो ना। तो अपन कहते हैं कि मृदा में उपस्थित जल की न्यूनतम मात्रा, है ना, मतलब मृदा में उपस्थित जल की न्यूनतम मात्रा जिससे कम मात्रा में जल के होने पर पादप मलानता के लक्षण दर्शाता है। यानी बेटा देखो सुनो कि कम, न्यूनतम से न्यूनतम वो मात्रा जो पौधे की वृद्धि के लिए पौधे को जरूरी है, अगर उससे भी कम पानी हो गया, उससे कम हो गया, उस न्यूनतम बिंदु से भी कम हो गया, तो पौधा मुरझा जाएगा। यानी पादप मलानता के, विल्टिंग के लक्षण दर्शाता है ना। तो ये क्या कहलाता है बेटा? मलानता बिंदु। यह मलानता बिंदु कहलाता है।
तो मलानता बिंदु नहीं होनी चाहिए और धारण क्षमता उच्च होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादा जल भी जलाक्रांता कर देता है। यस, तो आपने कहा कि मलानता बिंदु कहलाता है। और आदर्श कृषि मृदा में विल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। आदर्श कृषि मृदा में विल्टिंग पॉइंट, मलानता बिंदु कम होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा मलानता। बात को समझ रहे हैं? ये बात आपकी हो गई मलानता बिंदु। क्लियर? अब देखिए बेटा कि पौधे कौन से जल को प्राप्त करते हैं? केशिका जल को। अच्छा बेटा ध्यान दीजिए, केशिका जल को प्राप्त करने के लिए पौधे का मूल तंत्र विशिष्टीकृत होता है। मूलरोम मूल तंत्र में जड़ की संरचना मैंने आपको 3 भाग या आप जानते हैं, टिप पार्ट जो होता आपका वो मूल गोप है, फिर आप जानते हो दीर्घीकरण क्षेत्र है, फिर आप मूल टिप का जो विभेदीकृत क्षेत्र होता है, डिफरेंशिएटेड जो परिपक्वन क्षेत्र होता है, वहां पर एकोष्कीय अधिचरण के अतिवर्धी मूलरोम होते हैं और वो मिलियन की संख्या में होते हैं मूलरोम। और वो मूलरोम मिट्टी के कणों के अंदर फैले रहते हैं और मिट्टी के कणों के बीच गर्त होते हैं, तो वहां केशिकात्व जल होता है। तो उस केशिकात्व जल को प्राप्त करते हैं। अब वो पौधे उस केशिकात्व जल को प्राप्त कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं। यस बेटा, तो देखिए बेटा, इस कैपिलरी वाटर को, फिर कैपिलरी वाटर को यानी केशिकात्व जल को, कैपिलरी वाटर यानी बेटा केशिकात्व जल को कैपिलरी वाटर को प्राप्त करने के लिए रूट टिप, जो मूल शीर्ष रूट टिप विशिष्टीकृत होता है। स्पेशलाइज्ड रूट टिप विशिष्टीकृत होता है, यानी वो मेरिस्टेम कोशिकाएं इलोंगेशन में जाकर मैच्योरेशन में परिपक्वन होकर वहां मूलरोम बनते हैं। तो कैपिलरी वाटर को प्राप्त करने के लिए रूट टिप विशिष्टीकृत होती है, क्योंकि मूल शीर्ष के विभेदीकरण क्षेत्र में, मूल शीर्ष के, क्योंकि मूल शीर्ष के विभेदीकरण क्षेत्र में जो बेटा डिफरेंशिएटेड जोन होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये टिप विशिष्टीकृत होगा और ये जिसका जो विभेदीकरण क्षेत्र होगा, यहाँ मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, फिर इलोंगेशन जोन होता है, और आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद जो विभेदीकरण क्षेत्र होता है वहाँ असंख्य ये ऐसे मूलरोम जो मिट्टी के कणों को ऐसे बांधे रखेंगे और वहाँ केशिकात्व जल को प्राप्त करने के लिए। यस बेटा, तो ये केवल चीज समझाने की है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मूल शीर्ष के विभेदीकरण क्षेत्र में असंख्य संख्या में या असंख्य मूलरोम पाए जाते हैं। यस बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि जो मूलरोम है, तो मूलरोम की जो सैलवाल है, मैं आपको बताऊं बेटा, मूलरोम की सैलवाल में पैक्टिन पाया जाता है। यस बेटा, मूलरोम की सैलवाल में क्या पाया जाता है? पैक्टिन। रूट हेयर एकोशी की जो अतिवर्धी है, तो मूलरोम की सेल में भाई सेलुलोज के साथ सबसे मेन वहां क्या होता है? पैक्टिन। पैक्टिन पाया जाता है। और बेटा जानते हो पैक्टिन एक, अपन ने बताया था कि पैक्टिन एक अच्छा अंतः शोषक पदार्थ है, मतलब इम्बाइबेंट भी है। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो वो पैक्टिन एक बहुत अच्छा अंतर शोषक, पहले इम्बाइबेशन और फिर परासरण हो जाएगा, ओस्मोसिस हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको वहां पर बताई थी। और अब मूलरोम कोशिका जल को अंतःचूषित करके फिर आप जानते हैं कि रूट के जाइलम तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो पहले अंतःचूषित करती है, अधिशोषित अपने सतह पर अधिशोषण। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये इस रूप में जो मूलरोम की जो सेल वॉल है,
यस बेटा। तो मूलद्रोम की जो सेल वॉल है, तो अपन ने यहाँ पे बताया था कि उसमें पैक्टीन है, पैक्टीन पाया जा रहा है, पैक्टीन। और अब पैक्टीन पाया जा रहा है तो पहले जो जल के कण हैं, जल के कण वो इसकी सतह के ऊपर क्या होंगे, अधिशोषित। तो पहले आपका क्या होगा, अधिशोषण, ये अधिशोषित हो जाएंगे वो। और फिर मैंने क्या बताया था कि जब इनसाइड चले जाएंगे तो परासरण, परासरण ओस्मोसिस हो गया ना, एक प्रकार का विसरण ही हुआ। फिर इनकी गति अंदर होगी तो क्या हो गया, विसरण, परासरण। और अब आप दिमाग लगाना कि यहां जो ये सेल सैप है, कोशिका रस, इस कोशिका रस का ओपी परासरण दाब या परासरणीय सांद्रता उच्च होती है, बाहर की परासरण सांद्रता क्या होती है, कम। या ऐसे कह दो कि अंदर का ओपी ज्यादा और बाहर का ओपी कम। तो आपने कहा था कि लो डीपीडी से हाई डीपीडी चूषण क्षमता होगी, सही। और यह अपन कहते हैं कि बाहर का जल विभव ज्यादा होता है, अंदर का जल विभव क्या होता है, कम। तो जल अपनी जल विभव प्रवणता के अकॉर्डिंग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। और जाकर अपन बात रहे कि जड़ के जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो इस मृदा से जड़ के जाइलम तक जाना जल का अवशोषण कहलाएगा। अब उसमें कैसे कैसे मार्ग को ये करेगा, अनुसरण करेगा, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा बेटा कि देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करें कि अब ये आप जानते हो मूलद्रोम कोशिका जल को है ना। अब अपन यहां तो एक लाइन लिख देंगे कि अब ये मूलद्रोम कोशिका जल को अंतःचूषित करके, यह है मूलद्रोम कोशिका जल को अंतःचूषित करके जड़ के जाइलम तक, रूट के जाइलम तक, जड़ के जाइलम तक पहुंचाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा लिखते हैं अपन बेटा कि ध्यान दीजिएगा, मृदा विलयन से लेकर, मृदा विलयन से जड़ के जाइलम तक जल की गति को आप क्या कहते हैं, जल अवशोषण कहते हैं, जल अवशोषण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन अपने यहां लिखेंगे कि बेटा देखो, मृदा विलयन जो सॉइल सॉल्यूशन है, तो मृदा विलयन से, यस बेटा, मृदा विलयन से जड़ के जाइलम यानी रूट जाइलम तक जल या खनिजों की गति, जल की गति, जल की गति या जल का जाना जल अवशोषण कहलाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कहलाता है, जल अवशोषण कहलाता है। यस बेटा, इसको अपन कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण। और देखिएगा कि भी मैं आपको बताऊंगा कि जो मृदा विलयन है उसकी अपेक्षा जो मूलद्रोम कोशिका का अंदर का सेल सैप है, कोशिका रस है, उसकी परासरण सांद्रता ज्यादा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, और बाहर मृदा विलयन की परासरण सांद्रता कम है। तो जल आप जानते हो कि कम ओपी से अधिक ओपी की ओर बता दो। और वैसे बाहर मृदा विलयन में जल की सांद्रता ज्यादा यानी उच्च जल विभव है, और अंदर का जल विभव निम्न है। तो जल अपनी जल विभव प्रवणता उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर चला जाएगा। और फिर आगे से आगे जल क्यों जाएगा कि ऊपर आप जानते हो वायु भागों में वाष्पोजन होता रहता है, तो वाष्पोजन से जल की हानि होती रहती है, खिंचाव पैदा होता है, तो वो डीपीडी का अंतर बना ही रहेगा। और वो डीपीडी का अंतर कैसे बना रहेगा वो मैं सारी बात समझाऊंगा। तो मृदा विलयन से जड़ के जाइलम तक जल की गति क्या कहलाती है, जल अवशोषण। क्या कहलाती है, जल अवशोषण। यस बेटा, तो इससे नेक्स्ट अपन लिखते हैं अब। हाँ बेटा देखो, अब अपने यहाँ पर कुछ बातें लिखते हैं कि जो मृदा जल है, मृदा जल का जल विभव कितना होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि भाई मृदा जल का जल विभव, मृदा जल का मीन क्या है, सॉइल सॉल्यूशन। तो ध्यान सुनना, मृदा जल का जल विभव, आप जानते हैं कि मृदा में जो इकाई क्षेत्रफल में मृदा विलयन में भी खनिज तो होंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे जो इकाई क्षेत्र में सेल के अंदर होंगे, सेल सैप में होंगे, कोशिका रस में होंगे। यस बेटा, तो मृदा जल सोइल सॉल्यूशन का जल विभव, हालांकि सॉल्यूशन आ गया तो माइनस में होगा, तो मृदा जल का जल विभव
-0.1 से 0.3 MPa मेगा पास्कल होता है। यस बेटा, लेकिन जो मूलरोम है, जो हजारों की संख्या में मूलरोम है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यस, उस मूलरोम एकोश के तीव्र दिए तो कोशिका रस, उस मूलरोम के कोशिका रस, लेकिन मूलरोम कोशिका के कोशिका रस यानी सेल सैप का जल विभव -3 से -8 MPa होता है मेगा पास्कल। अब यहां पर जल विभव बता रहे हैं, तो ये जल विभव माइनस में कम वैल्यू है, यहां पे 0.1 से 0.3 या माइनस की वैल्यू लगाओगे तो माइनस का 0.1 से माइनस का 0.3, तो ये उच्च जल विभव है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही अधिक ऋणात्मक उतना ही कम होगा, तो -3 से -8। अगर अपने ओपी की बात करें तो ये ओपी यहां कम विलय है तो ओपी हो जाएगा 0.1 से 0.3, और यहां ओपी आपका हो जाएगा 3 से 8। लेकिन अपन जल विभव की बात कर रहे हैं, तो ये आपका होता है जल विभव। बात को समझ गए आप? अब आप ध्यान दीजिएगा, इस जल विभव प्रवणता के कारण, इस जल विभव प्रवणता के कारण ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गई, तो जल किधर बहता है? उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर। तो इस जल विभव प्रवणता के कारण जल मूलरोम कोशिकाओं में प्रवेश करता है, अब बेटा तुम जानते ही हो कि पादप के वायु भागों में वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, तो सबसे ज्यादा जो डीपीडी होती है, जो पर्णमध्योतक कोशिका होती है, पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिका मीजोफिल, वहां से वाटर का लॉस होता रहता है, तो वहां सबसे ज्यादा विलय सांद्रता है, तो वहां सबसे कम जल विभव है और सबसे ज्यादा डीपीडी है। यस, तो पानी लो डीपीडी से हाई डीपीडी मान लो, चाहे अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर आप मान लो, जो सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। यस बेटा, अब एक बार मूलरोम कोशिका में आ गया तो आगे से आगे पानी कहां तक पहुंच जाएगा? मतलब जड़ की गहरी परतों में। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि फिर आप जानते हैं कि मूलरोम के एक बार अवशोषित हो गया तो आप जानते हैं कि गहरी परतों में चला जाएगा। अब आप जानते हैं बेटा कि फिर जल मूल की गहरी परतों में चला जाएगा, अर्थात जड़ के जाइलम तक पहुंच जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जड़ की जब आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे या जड़ की संरचना में आप भाग बताएंगे, सबसे पहले ये अधिचरम होती है, अधिचरम के अतिवर्धी मूलरोम होते हैं, फिर आपका कोर्टेक्स वलकुट भाग होता है, हाइपोडर्मिस तो होती नहीं है, फिर आप जानते हो इसे एंडोडर्मिस आएगी, अंतःश्रम, फिर जड़ का जाइलम आएगा। तो इस मर्दा विलियन से जड़ के जाइलम तक या जड़ की गहरी परतों में जब जल जा रहा है तो कई सारे मार्गों का अनुसरण करता है ना बेटा? तो आप जानते हैं कि इस दौरान जल कई प्रकार के मार्गों का अनुसरण करता है। अब बेटा वो मार्ग क्या है? पाथवे, यानी उन मार्गों का अनुसरण करता है। तो देखो, पहले तो मैं बताता हूं कि ये आपके होते हैं, फिर मैं उनको अलग अलग क्लियर करूंगा कि इस पाथवे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। यस, तो कई प्रकार के मार्गों का वो अनुसरण करता है बेटा। तो सबसे पहले आपका आता है कि भी फर्स्ट आपका है कौन सा मार्ग, जो सबसे कॉमन है, कि एपोप्लास्ट मुख्य प्लस सिम्प्लास्ट। बेटा देखो, यहाँ एपोप्लास्ट क्या होता है? निर्जीव पथ होता है, और सिम्प्लास्ट क्या होता है बेटा? सजीव पथ। तो एपोप्लास्ट भी और सिम्प्लास्ट
ये दोनों, तो एपोप्लास्ट प्लस सिम्प्लास्ट पाथवे हो पूरा, तो ये सबसे अपन बात उड़ा की क्या है, मोस्ट कॉमन पाथवे, एपोप्लास्ट प्लस सिम्प्लास्ट। तो ये सबसे सामान्य प्रकार का मार्ग है, मोस्ट कॉमन पाथवे, सबसे सामान्य प्रकार का। लेकिन अभी आपको मैं समझाऊंगा कि भी एपोप्लास्ट सेपरेटली क्या होता है, सिम्प्लास्ट क्या होता है, और फिर क्यों ऐसा होता है कि केवल एपोप्लास्ट नहीं हो सकता और केवल सिम्प्लास्ट तो हो सकता है लेकिन रेयर केस में होता है। फिर सबसे बेस्ट कौन सा होगा, एपोप्लास्ट प्लस सिम्प्लास्ट। यस बेटा, ये पहला होगा। दूसरा आपका है जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगली बार अपन बात करें कि पूर्णतया सिम्प्लास्ट, पूर्णतया सिम्प्लास्ट, कंप्लीटली सिम्प्लास्ट, केवल सजीव पत्ती यूज में आए, तो ये हो तो सकता है लेकिन रेयर केस में, रेयर केस में है ना, बहुत ही कम संभावना है भाई, रेयर केस में, यानी स्लो, क्योंकि धीमा होगा और यदा कदा ये हो सकता है जब सक्रिय अवशोषण होगा ना, यदा कदा मतलब सक्रिय अवशोषण के समय ऐसा हो सकता है। फिर अपन कहें कि अकेला एपोप्लास्ट, बात करूंगा मैं अकेले एपोप्लास्ट की, कि पूर्णतया एपोप्लास्ट, पूर्णतया एपोप्लास्ट। तो देखो ज्यादातर एपोप्लास्ट होता है, बताऊंगा मैं आगे जाकर, लेकिन पूर्णतया ओनली एंड ओनली एपोप्लास्ट नहीं हो सकता, ओनली एंड ओनली एपोप्लास्ट नहीं हो सकता, समझाऊंगा मैं आपको। तो आप जानते हैं कि ओनली पूर्णतया एपोप्लास्ट वैसे तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जड़ों में एक परत आएगी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पर आपकी ऐसे मतलब वो कैस्पेरिन पट्टी होगी, सुबेरिन का जमा होगा अरी और आंतरिक भित्तियों पर, तो वो जलरोधी होती हैं, तो बीच बीच में एक आधी सेल आएगी जो पैसे सेल होगी, उसके अंदर से ही जल होकर गुजरेगा, जब कोशिका के अंदर से गुजर जाएगा तो सिम्प्लास्ट होगा। खैर मैं आपको ये समझाऊंगा। तो आप यहाँ क्या कह दोगे कि केवल एपोप्लास्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्ग कोशिकाओं से होकर गुजरता है, जल एंडोडर्मिस पर मार्ग कोशिकाओं से, पेसेज सेल से, पेसेज सेल से होकर गुजरता है, सब समझा दूंगा, पेसेज सेल से होकर गुजरता है। यस बेटा, अब देखिएगा पहली बात तो देखो मैं आपको ये समझा देता हूं कि एपोप्लास्टिक पाथवे होता क्या है, एपोप्लास्ट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, सिम्प्लास्ट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। यस, फिर आपके समझ में आएगा कि ओवरऑल पाथवे क्या होना चाहिए, क्योंकि पहले अपने मार्ग लिख दिया। तो अब देखो अपन बेटा इसमें टॉपिक में लिखेंगे कि भी एपोप्लास्ट तो क्या क्या होता है और सिम्प्लास्ट क्या क्या होता है। फिर ये मार्ग अपन पढ़ते ही अपन जल का जो दो प्रकार का अवशोषण होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। तो फिर अपन पढ़ेंगे बेटा क्या, निष्क्रिय जल अवशोषण और क्या सक्रिय जल अवशोषण, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की बात। हाँ तो देखिए बेटा, एपोप्लास्टिक पाथवे यानी निर्जीव पथ, तो पादप के निर्जीव भाग इसमें सम्मिलित होंगे एपोप्लास्टिक में। ध्यान से सुनना, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं आपको कि यह पादप काय के निर्जीव भागों, जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है ना बेटा, आप समझ रहे हैं। तो पादप कोशिका में निर्जीव भाग क्या है, सेल वॉल है मेन तो। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि यह पादप काय के निर्जीव भागों अर्थात सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल कोशिका भित्ति तथा अंतरकोशिकीय अवकाशों, जो पादप उत्तक में कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं ना, ICS, इंटरसेलुलर स्पेस, मैं पूरा लिख देता हूं, इंटर सेलुलर स्पेस। यस बेटा, क्लियर, का बना होता है। यानी बेटा जब जल की गति हो
तो जैसे जो पादप कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है, पादप कोशिकाएं होती है, तो पादप कोशिकाओं के अंदर जो ये सेल वॉल है, अब ये मान लो कि ये पादप कोशिका है, यहां पर भी आपका सेल वॉल है, या ये चाहे दूर हो, तो जल केवल ऐसे निकल जाए, है ना, केवल निर्जीव भाग से ही, या तो कोशिका भित्ति या अंतर कोशिकीय अवकाशों से बना होता है। कौन बेटा? एपोप्लास्टिक पाथवे। या फिर अपन कह सकते हैं, या फिर बड़ी वैक्यूल हो, रसदानी बड़ी हो, तो वैक्यूल के केवल अंदर का भाग, केवल अंदर का भाग, अंदर अंदर तक, वैक्यूल में केवल अंदर अंदर, है ना। एक शर्त इसकी कि एपोप्लास्टिक पाथवे में कभी भी झिल्ली पार नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप से झिल्ली पार नहीं होनी चाहिए। यस बेटा। मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है तो वो पार नहीं होनी चाहिए। तो वो सब अव्यय जो अपन बात रहे कि जड़, लेकिन मर्दा विलीन से जड़ के जाइलम तक ओनली। बाद में जानते हो जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम तक तो जो वाहिका और वाहिनिका होती है तो हमेशा ही मर्त है, वो तो एपोप्लास्ट ही है। यस, लेकिन ये आप जानते हैं कि ये सम्मिलित इसमें हो गए। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि जो एपोप्लास्टिक है इसमें जल की गति में बहुत कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, यानी बीच में कोई बैरियर प्रतिरोध ही नहीं आएगा, है ना। तो जल की गति में कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जल की गति में कम प्रतिरोध। और आप जानते हो कि वायु विभागों में वाष्प उत्सर्जन होता रहे तो फटाफट समूह के रूप में जल के अणु जाते हैं। यस, और ये तेजी से होता है क्योंकि कोई प्रतिरोध ही नहीं है, तो तेजी से होता है। बात को समझे। और जो जड़ की उपापचयी क्रियाएं इसको प्रभावित नहीं करती हैं। तो अपन कहेंगे बेटा कि जड़ की उपापचयी क्रियाएं या उपापचयी अवस्था इसको प्रभावित नहीं करती है। जड़ की उपापचयी अवस्था इसे प्रभावित नहीं करती है। समझ गए। तो मेनली इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा बताओ? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इंटरसेलुलर स्पेस, ये तो अवशोषण अवशोषण में तो यही होंगे, है ना। या फिर वैक्यूल के अंदर का भाग, लेकिन मेम्ब्रेन पार नहीं होनी चाहिए। यस बेटा। हाँ, और फिर आप जानते हैं कि जैसे जब जड़ के जाइलम से पत्ती के जाइलम में जाएगा तो वाहिनिका, ट्रेकेड्स ये मर्तव्य तो होते हैं, ट्रेके जाइलम के मर्तव्य ट्रेकेड्स, वाहिनिका, और फिर वेसल्स, वाहिका। लेकिन ये जल अवशोषण में ये तो जल के ऊपर रस आरोहण में काम में आएंगे, जल अवशोषण में तो इतने ही काम में आएंगे। यस बेटा। फिर देखिए अपन बात करते हैं किसकी? सिम्प्लास्टिक पाथवे की। सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो देखिए बेटा कि सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है? पथ, यानी सजीव पथ होता है। यस बेटा। तो देखो इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे में, यानी पादप काय के जीवित भाग, है ना, यानी प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े जीव द्रव्यकों से बना होता है। तो यह पादप काय के सजीव भागों जैसे प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े जीव द्रव्यकों, मतलब प्रोटोप्लास्ट, बना होता है। यानी बेटा देखो सेल वॉल के बाद अगर दो प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़े हुए हैं, जीवद्रव्य संबंध है, प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़े हैं, या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्लीकर सेल मेम्ब्रेन को पानी पार कर रहा है, तो ये सारे अवयव, ये सब कुछ किस में आता है? सिम्प्लास्टिक में। किस में आता है बेटा? सिम्प्लास्टिक। जैसे ये दो पादप कोशिकाएं होती हैं,
तो अंदर आप जानते हो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो ईआर के बनते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के माध्यम से ये पादप कोशिकाएं आपस में जीवद्रव्य सेतु, जीवद्रव्य सेतु, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं ना, जो ईआर बनाती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, तो इनके माध्यम से ये प्लाज्मोडेस्माटा संबंध होते हैं, या मेम्ब्रेन है या प्रोटोप्लास्ट है, तो ये सब कुछ है, ये किस में आते हैं बेटा, सिम्प्लास्टिक पाथवे के अंदर। यस, और इसमें अगर मैं आपको बात बता दूं सिम्प्लास्टिक में कि जल की गति में कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन को पार करना होता है, तो जल की गति में कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो जब प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो आप जानते हैं कि धीमा प्रवाह थोड़ा स्लो होगा, स्लो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता दें आपको। और मतलब थोड़ा सा मंद होता है, जड़ की उपापचय अथवा मतलब जड़ की उपापचय अवस्था सिम्प्लास्ट को सीधे प्रभावित करती है। जड़ की उपापचय अवस्था, उपापचय क्रियाएं सिम्प्लास्ट को सीधे प्रभावित करती है। अब ऐसा नहीं है बेटा कि जैसे मान लो कि सिम्प्लास्ट होगा तो सिम्प्लास्ट ही रहेगा। ये लो, जैसे मान लो ये कोशिका है, अब इस कोशिका में अगर मेम्ब्रेन से गुजर गया तो सिम्प्लास्ट हो गया, लेकिन आगे अगर अंतरकोश के अवकाश आ गया तो वापस क्या हो गया, एपोप्लास्ट हो गया। तो एक है, अब पूरा मार्ग केवल सिम्प्लास्ट रहेगा, एपोप्लास्ट प्लस सिम्प्लास्ट रहेगा, या केवल एपोप्लास्ट रहेगा, उसी के बेसिस पे सबसे बेस्ट बात आपको बताएंगे। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट नहीं हो सकता और एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट नहीं हो सकता है, इजी वे में हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे भी कौन कौन इंक्लूड होते हैं ये बताया है। जैसे देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, तो दोनों को मैं आपके सामने क्लियर करता हूं कि कब कब कहां तक एपोप्लास्ट और कहां सिम्प्लास्ट है। जैसे ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे मैं आपके सामने दो प्लांट सेल बनाता हूं, ये प्लांट सेल है, और ये प्लांट सेल की सेल वॉल है, कोशिका भित्ति। सही सही पकड़े? अपन ऐसे कहते हैं कि भाई ये सेल वॉल है, क्लियर, कोशिका भित्ति। और ये पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्लिया, अपन कहते हैं कि सेल वॉल के अंदर का भाग प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, जो भी अंदर न्यूक्लियस। यस बेटा, ये लो जी, क्लियर। और अब देखिएगा कि जैसे ये भी यहां पर और पादप कोशिका है, तक में हो सकता है कि कुछ कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा अंतरकोश के अवकाश हो, इंटरसेलुलर स्पेस। यस, अब ध्यान दीजिए बेटा, और इन पादप कोशिकाओं में जैसे ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, सही है। अब मान लो कि यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यहाँ मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के थ्रू यहाँ एक पादप कोशिका और है जो प्लाज्मोडेस्माटा से इससे जुड़ी हुई है, प्लाज्मोडेस्माटा से ये जुड़ी हुई है।
तो ये प्लाज्मोडेस्माटा से आपस में जुड़ी हुई है, समझ रहे हो। अब देखो बेटा कि एक मोमेंट तो मैं आपको बताता हूं कि देखिए को, जैसे मान लो कि यहाँ अगर मान लो कि ये वाटर जा रहा है लेकिन ये मेम्ब्रेन को पार कर गया, मेम्ब्रेन को पार कर गया भाई, झिल्ली को पार कर गया, और झिल्ली को पार कर गया तो चाहे ये नॉन वैक्यूलर हो, वैक्यूल को तो नहीं किया लेकिन वैसे उस झिल्ली को पार कर गया, और चाहे ये जल यहां से आए और ये झिल्ली को पार कर गया, देखो ये वैक्यूल को भी पार कर गया तो ये वैक्यूलर हो। यस। अब सुनो कि भाई या फिर प्लाज्मोडेस्माटा से जल की गति हो गई भाई, प्लाज्मोडेस्माटा से जल गुजर गया तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, सिम्प्लास्ट। ये किस में आ गए, सिम्प्लास्ट हो गया कि कहीं ना कहीं अपन बात रहे कि झिल्ली पार हो गई, मेम्ब्रेन पार हो गई, है ना। और झिल्ली पार होते आप जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार होते ही वो उस दौरान आपका सिम्प्लास्ट हो गया, जो वैक्यूलर भी हो सकता है और नॉन वैक्यूलर भी आपका हो सकता है, लेकिन वो लिविंग पैसेज है। क्या बेटा, लिविंग पैसेज, ये लिविंग पैसेज। अब देखें यहां पर पानी की एक कंडीशन है कि ये यहां से पानी गुजर गया, यहां से गुजर गया लेकिन कोई वैसे अवरोध नहीं, यानी अंतरकोशिकीय अवकाश से। तो अगर आईसीएस से गुजर गया, आईसीएस अंतरकोशिकीय अवकाश, तो या तो अंतरकोशिकीय अवकाश से गुजर गया, और चलो अंतरकोशिकीय अवकाश से नहीं आया, यहां से आ गया अंदर से पानी, देखिएगा यहां से पानी आ गया लेकिन उसने मेम्ब्रेन को पार नहीं किया, सेलवाल से सेलवाल ही, सेलवाल निर्जीव होती है तो सेलवाल से सेलवाल ही चला गया, तो ये लो सेलवाल से। यस बेटा, तो ये आपका किस में आएगा, एपोप्लास्ट में, एपोप्लास्ट। यस बेटा, और ये नॉन लिविंग पैसेज है, ये निर्जीव नॉन लिविंग पैसेज। अब इस बात से घबराना मत, जल की गति मात्र इस वैक्यूल के अंदर अंदर हो, अंदर अंदर, लेकिन मेम्ब्रेन, ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है ना, ये टोनोप्लास्ट, ये तो वही मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, लिविंग टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट पार नहीं होनी चाहिए, जैसे वैक्यूल 90% आयतन को घेर लेती है, तो मान लो वैक्यूल के अंदर अंदर, वैक्यूल को अंदर से निर्जीव माना जाता है, तो अंदर अंदर गति हुई है केवल, तो ये आपकी अंदर अंदर, ये एपोप्लास्ट मानी जाएगी, एपोप्लास्ट मानी जाती है। यस, लेकिन केवल अंदर, केवल अंदर। अगर ये मेम्ब्रेन पार हो गई, जैसे मान लो कि यहां से पानी आ रही है, मेम्ब्रेन पार हो गई, तो फिर ये किस में आ जाएगा, सिम्प्लास्ट में आ जाएगा। मेम्ब्रेन पार होते ही किस में आ जाएगा, सिम्प्लास्ट में। अब बेटा अपन क्या सोच लेते हैं ओवरऑल कि बस निर्जीव निर्जीव, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि अपन बताएंगे कि ये अधिचरम कोशिकाएं होगी, अधिचरम कोशिकाएं, है ना, अधिचरम कोशिकाएं, और अधिचरम कोशिका की अतिवृद्धि ही, अधिचरम कोशिका की अतिवृद्धि आप दिमाग लगाना कि मूलरोम होगा, ये मूलरोम, ये लो। अब यहां देखो पानी मतलब इसमें ज्यादातर, क्योंकि यहाँ का जल विभव अधिक होता है, यहाँ जल विभव कम होता है सेल सेप का, तो पानी ज्यादातर एक बार के लिए अंदर से आता है, ये लो अंदर से आ गया। लेकिन थोड़ा बहुत पानी, जैसे ये जो यहाँ थोड़ा बहुत स्थान होता है तो यहाँ से भी रिस जाएगा डायरेक्ट, तो ये एपोप्लास्ट। अब ये नहीं कि एपोप्लास्ट ही रहेगा हमेशा, या सिम्प्लास्ट ही रहेगा। यहाँ आपकी कोर्टेक्स सेल होती है, कोर्टेक्स वलकुट कोशिकाएं, देखना आप डायग्राम में, ये वलकुट कोशिकाएं होती है। अब ये वलकुट कोशिकाएं होती है तो यहाँ खूब सारे अंतरकोश के अवकाश होते हैं, खूब सारे अंतरकोश के अवकाश होते हैं इन वलकुट कोशिकाओं के अंदर। तो हो सकता है देखो कि ऐसे ये जो सिम्प्लास्ट आया था, ये अब आपका आगे यहाँ एपोप्लास्ट हो जाए, ये लो एपोप्लास्ट हो गया, ऐसे चला जाए। और ये देखो ये एपोप्लास्ट भी है, तो एपोप्लास्ट ही रहे, सेलवाल से सेलवाल, देखो सेलवाल से सेलवाल जा रहा है ना। और कभी जरूरत पड़े मान लो और सेल टच में आ जाए, तो हो सकता है कि वहां सिम्प्लास्ट हो जाए। लेकिन जानते हो कोर्टिकल रीजन में, ये जो कोर्टेक्स होता है, कोर्टिकल रीजन आपको बता रखा, वलकुटीय भाग, इस वलकुटीय भाग में तो खूब सारे अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, आईसीएस, तो आराम से यहाँ तो फास्ट मूव करता है, एपोप्लास्ट ज्यादा करता है यहाँ पर, तो यहाँ ज्यादातर एपोप्लास्ट। लेकिन ऐसे करते करते जब यहाँ एंडोडर्मिस आ जाती है, एंडोडर्मिस, तो एंडोडर्मिस पर तो केस्पेरिन पट्टी होती है, सुबेरिन का जमाव, तो चाहे पानी एपोप्लास्ट आया अब तक, चाहे सिम्प्लास्ट आया, कुछ भी आया,
ये पट्टियां तो जाने ही नहीं देगी, यहाँ तो सुबेरी ने जल के लिए अवरोध दी। तो बीच बीच में कुछ मार्ग कोशिकाएं होती है, पैसे सेल। तो चाहे कोई सा ही जल आया, कोई सा ही प्रकार का जल आया, वो वहां जाकर उसके अंदर से ही गुजरेगा, पैसे सेल के अंदर से ही। तो वहां एक जगह ओनली सिम्प्लास्ट होगा। लेकिन वैसे ओवरऑल ज्यादा देखा जाए तो ज्यादातर एपोप्लास्टिक पाथवे को यूज करता है कुछ देर तक सिम्प्लास्ट। इसलिए अपन ने वहां क्या कहा कि एपो प्लस सिम ज्यादा बेस्ट है। अकेला सिम भी हो सकता है, कोशिका से कोशिका जुड़कर डेस्मेटा से आ सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में। लेकिन अकेला एपो यहां नहीं हो पाएगा। यहां एक ही जगह ये नियंत्रक, ये जो निर्धारक हैं, ये एंडोडर्मिस आएगी। भी देखना, ये मैं विस्तृत बताऊंगा अभी, मैं एंडोडर्मिस आएगी तो ये मैं अच्छे से बताऊंगा। इसलिए आप समझ गए होंगे कि वो तो चाहे थोड़ा सा भी अंश हो, अगर जल निर्जीव अंश से गुजरता है तो वहां एपोप्लास्ट है, और अगर वो सजीव अंश से गुजरता है तो वहां क्या है, सिम्प्लास्ट है। तो बात को समझ में आ गई ये कि एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट क्या होता है। अब देखो कि मृदा जल से लेकर जड़ के जाइलम तक जो मार्ग होता है, उस मार्ग को मैं बना देता हूं, और फिर उस मार्ग में आपको मैं समझाऊंगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, देखो मृदा विलयन से लेकर जड़ के जाइलम तक जो मार्ग होता है पूरा, जहां जहां से आपका जल गुजरता है, तो वो क्या क्या होता है, मार्ग में क्या क्या आते हैं। तो दिमाग लगाएं कि सबसे पहले देखो बेटा आपके सामने मार्ग में सबसे पहले आपके सामने देखो क्या थे, रूट हेयर, मूल रोम कोशिका, रूट हेयर, मूल रोम। यस बेटा। अब आप ध्यान दो कि मूल रोम से आप जानते हैं कि फिर क्या आ गया आपके पास में, मूल रोम के बाद में आपके पास में आ गया मार्ग, सीख लो पहले पूरा, कोर्टेक्स, वलकुट। ये लो जी वलकुट आ गया। अब देखो बेटा कोर्टेक्स वलकुट के बाद में क्या आ गया, मैं आपको बता दूं कि अपन चलते जाएंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस तुम अगर एनाटॉमी में पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्मिस, ये अंतःश्रम, एंडोडर्मिस अंतःश्रम, जिसमें सुबेरिन का जमा होता तो केस्पेरियन पट्टी बनती है, ये बड़ी निर्धारक है। एंडोडर्मिस के बाद में आप जानते हो क्या आती है, पेरिसाइकिल, परिरंभ, पेरिसाइकिल परिरंभ। तो वहां से बेटा पक्का जो मोनोकोट और डाइकोट रूट की एनाटॉमी में स्ट्रक्चर दे रखी है, क्रम दे रखा है मॉड्यूल के अंदर, वो देखना एक बार। तो देखो रूट हेयर हो गया, मूलरोम हो गया, कोर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि फिर जड़ का जाइलम आ जाता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। यस बेटा, यानी आपका प्रोटोजाइलम आ जाता है, प्रोटोजाइलम, और फिर मेटाजाइलम, जाइलम के अवयव आ गए। अब जड़ के जाइलम से लेकर पत्ती के जाइलम तक, वो तो चाहे 100 मीटर ऊंचाई क्यों ना हो, जड़ के जाइलम से लेकर ये पत्ती के जाइलम तक, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो लंबी दूरी का प्रवाह है, ये तो ओनली एपोप्लास्ट है, ओनली एपोप्लास्ट। तो लोग क्या कहते हैं कि वाहिका वाहिनी का एपोप्लास्ट में, लेकिन ये तो बेटा ये अवशोषण में नहीं आया। जल का अवशोषण तो इस यहां से लेकर यहीं तक है अवशोषण, तो बस इसके बाद में तो रस का आरोहण है, एसेंट ऑफ सेप, लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये तो ओनली एपोप्लास्ट है, ओनली एपोप्लास्ट। क्योंकि वाहिका और वाहिनी का, जैसे वाहिका सारी वाहिका निर्जीव पाइप बना लेगी ऐसे जुड़ जुड़ के आपस में, तो जानते हो कि वाहिका आपस में जुड़ के ऐसे निर्जीव पाइप, तो जड़ के जालम से पत्ती के जालम तक ऐसे पूरा एक पाइप पाया जाता है, पाइप, और ऊपर वाष्प उत्सर्जन होगा तो उसमें खिंचाव उस पाइप में, जैसे आप जूस के गिलास में स्ट्रॉ डाल देते हो ना और खींचते हो उस पाइप से जोर से, तो आपके मुंह में जूस आता है, और वो आपका ट्रांसप्रेशन पुल है। लेकिन ये आपका मार्ग है। अब सुनो, देखो मैं आपको वहां समझाऊंगा कि रूट हेयर पर तो मैंने कहा था ना भी कि मृदा विलयन के अंदर जल का विभव ज्यादा होता है, अंदर जल का विभव कम। तो सामान्यतः एक बार तो रूट हेयर को मूलरोम कोशिका में तो सामान्यतः सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट ही हो गया, क्लियर। क्योंकि एक बार तो उस ओपी के अंतर प्राशन सांद्रता के अंतर के कारण वहां अंदर आएगा जल। फिर आगे ढीली ढाली व्यवस्थित, मतलब ये कोर्टेक्स आ जाता है, जहां कोशिकाओं में अंतरकोशिका अवकाश खूब होते हैं, ये कोर्टेक्स। तो ढीली व्यवस्थित कोशिकाएं आ जाती है। यस, अब ये ढीली व्यवस्थित कोशिकाएं आ जाती है, उनमें अंतरकोशिका अवकाश खूब होते हैं, आईसीएस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर तीव्र गति होती है जल की, तीव्र गति। तो यहां मुख्यतः
मुख्यतः ऑलमोस्ट केसेज में क्या होता है, एपोप्लास्ट ही होता है। बहुत रेयर केस में न के बराबर सिम हो सकता है, बाकी मुख्यतः एपोप्लास्ट ही होता है। रेयर केस में क्या हो सकता है, सिम। जब सक्रिय अवशोषण होगा, अभी आगे मैं समझाऊंगा निष्क्रिय अवशोषण क्या होता है, सक्रिय अवशोषण क्या होता है। फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में तो पेशेंट सेल से होकर गुजरेगा, है ना। तो पेशेंट सेल से होकर जब उस मार्ग कोशिका से गुजरेगा, पेशेंट सेल से होकर गुजरेगा, यस बेटा। और जब पेशेंट सेल से होकर गुजरेगा तो ओनली सिम्प्लास्ट। अब देखो यहां तक ज्यादातर एपो होता है, केवल थोड़ा सा सिम, बाकी एपो एपो होता है। लेकिन सिम हो तो सकता है ना, और यहां पर भी ओनली सिम, इसलिए सिम सिम यदा कदा संभव। एपोप्लास्ट ज्यादा होता है लेकिन केवल एपो नहीं हो सकता है, बात को समझ रहे हैं। फिर देखो पेरीसाइकिल में भी अवकाश आपके होते हैं, तो वहां पेरीसाइकिल के अंदर तो दोनों ही हो जाएंगे भाई, सिम भी हो सकता है और एपोप्लास्ट भी हो सकता है। ज्यादातर सिम और एपोप्लास्ट हो सकता है, सही। और फिर प्रोटोजाइलम में चला गया, प्रोटोजाइलम में जाने के बाद तो जड़ के जाइलम में जाने के बाद तो पत्ती के जाइलम तक ओनली एपोप्लास्ट होता है। वहां तो क्या होता है, ओनली एपोप्लास्ट, क्योंकि बीच में कुछ आ ही नहीं सकता, है ना, वरना तो फिर वो जो बल है वो लागू ही नहीं होगा। अपन पढ़ेंगे आगे लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, बात को समझ रहे बेटा। अब देखो आपकी एनसीईआरटी के अंदर ऐसे जड़ का डायग्राम बता रखा अच्छे से, तो उस जड़ के डायग्राम को कल अपन डायग्राम के थ्रू भी इसको बहुत अच्छे से बता देंगे, यस। और फिर मैं आपको बताऊंगा जल का सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर, और क्या होता है अंतर, सक्रिय निष्क्रिय कब होता है, तो आप पूरा थ्योरी पढ़ के आए। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एसेंट ऑफ सैप, रस का आरोहण, ऊंचाई तक आरोहण, यस बेटा। और फिर आपके सामने बात करेंगे रस का आरोहण, है ना, एसेंट ऑफ सैप। और फिर आप जानते हो कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम का परिवन, तो ये कल बहुत अच्छे से आप करके आए, बात को समझ रहे हैं और इसको क्लियर करके आए। थैंक यू वेरी मच।